हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका अपने अपनी चैनल टारगेट ऑफ मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि आप देखें हैं स्क्रीन पे कि हम लोग आज बेसिक जानकारी कुछ लेने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे कुछ बात करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आपके सामने है अंक यानी डिजिट। जिस तरह से आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं लेटर यानी कि अक्षर, ABC जो होता है उसको आप लेटर बोलते हैं, उसी तरह से हम आज अंक के बारे में पढ़ेंगे कि अंक आखिर होता क्या है। दोस्तों, अंक जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक के संख्या को 9 तक के आप इसको अंक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अंक कहते हैं। 0 से लेके 9 तक को अंक कहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लेटर से मिलकर आपका वर्ड बनता है। जैसे कि ABCD जो है आपका, ABCD आप लिखते हैं, इससे मिलकर आपका वर्ड कुछ बनता है, उसी प्रकार आपका ये जो अंक है इससे आपका मिलकर संख्या बनता है। यानी कि आप साफ शब्दों में कहना चाहे तो आप संख्या का परिभाषा दे सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जिस तरह से अभी बताया है कि लेटर से मिलकर आपका वर्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अंक से मिलकर संख्या बनता है। दोस्तों, ये जो 0 से लेकर 9 तक जो आपका अंक है उसी से तो मिलकर आपका संख्या बनता है। हालांकि आप इसको भी संख्या बोल देते हो, लेकिन रियल में ये अंक हो गया। आप 1, 2 करके बोलेगे तो कोई बोलता है इकाई अंक लिखो, दहाई अंक लिखो। आपका 0 से लेके 9 तक जो है अंक हो गया। अब संख्या अगर बनाना हो आपका तो अंकों के समूह को आप संख्या कहते हैं। किस तरह से? जैसे इसमें से कोई भी संख्या ले लीजिए, 10, 2 है, इसका समूह है, अंक का समूह है। आप ले लीजिए 12, 11, मतलब डट कुछ भी ले सकते हैं आप। मतलब अंक का जो समूह हो गया एक साथ अगर लिखा गया वही आपका संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ आते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। आप जानते हैं कि गिनती में प्रयोग होने वाले संख्या, गिनती में प्रयोग होने वाले संख्या क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या कहलाते हैं। प्राकृत संख्या कहलाते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाले संख्या प्राकृत संख्या कहलाते हैं। जैसे कि आपका है 1, 2, 3, 4, उसके बाद हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब डर कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। दोस्तों, नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका छोटी प्राकृत संख्या तो आपको पता है कौन होता है? 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। लेकिन अगर कहे आपको कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन है, यह ज्ञात करना संभव नहीं है। यह ज्ञात करना क्या नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि यह इनफाइनाइट तक है। आप कहाँ तक जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ तक जाओगे आप। ठीक है, तो आप साफ शब्दों में कहना चाहे तो क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है।
क्या है, 1 है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपको कहा जाए तो 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि आपका डर इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक आप गिनोगे, लाख, करोड़, अरब, कहाँ तक जाओगे। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जो ज्ञात करना, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या लिखा हुआ है। देखिए अभी हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या, गिनती में प्रयोग होने वाले संख्या, ठीक उसी जैसा है। इसमें क्या है, जो प्राकृत संख्या के परिवार में कहो या फिर प्राकृत संख्या के सदस्य में अगर शामिल उसको शून्य कर दिया जाए तो वही संख्या आपका क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। चलिए, तो इसका आप डिफिनेशन किस तरह से देख सकते हैं, जिस तरह से आप प्राकृत संख्या समझे हैं उसी प्रकार ये है, एकदम सेम। यहां लिखा गया है प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल करने पर। चलिए, प्राकृत संख्या तो आप जानते हैं कि 1 2 3 डट इनफाइनाइट तक है। डट कहाँ है, इनफाइनाइट तक है। आपको सिर्फ वही करना है, इसमें सिर्फ शून्य शामिल कर देना है। तो आप तो जानते हैं शून्य तो बीच में होगा नहीं लास्ट में होगा, शुरू में होगा ना, क्योंकि इस सभी संख्या से छोटा क्या है, शून्य है। इसलिए इसके परिवार में शामिल क्या होगा, सबसे पहले शून्य होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 डट। तो अभी आप समझ रहे थे कि प्राकृत संख्या के समूह में शून्य शामिल करने से बनी नई संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जी हाँ, अभी आप प्राकृत संख्या के बारे में जाने हैं कि 1 से लेकर जो इनफाइनाइट तक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, उसको आप प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आप ये भी जाने हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। उसी प्रकार प्राकृत संख्या के समूह में शून्य सिर्फ शामिल करना है। तो शून्य शामिल होगा कहाँ, बीच में तो आप करेंगे नहीं, लास्ट में करेंगे नहीं, शुरू में करेंगे, क्योंकि छोटा है ना शून्य, इसलिए। तो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने से पूर्ण संख्या बन जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 डट। ये भी कहाँ तक जाएगा, आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आपका अगर कोई कहे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो आप क्या कहोगे, 0 है, क्योंकि शुरू में तो यही है। तो आप बता सकते हो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या है, 0 है। और कोई अब पूछे आपसे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, अरे कैसे भाई, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो हमको ज्ञात करना संभव ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक है ये, तो आप जान गए हैं। चलिए, अब आपको हम बता दें कि इसके जो संग्रह होता है, पूर्ण संख्या का संग्रह, इसको आप W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या के समूह को क्या चीज से सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। चलिए, आप इसको नोट करते जाइएगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं हम लोग पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक देखिए, आपका जो भी धनात्मक और ऋणात्मक जो संख्या है वही आपका पूर्णांक है। क्या है, वही आपका पूर्णांक है। इसका भी आप डिफिनेशन आप ले सकते हैं, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जी एकदम। इसमें देखिए आपका एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। मतलब इधर भी डट और इधर भी डट। क्यों,
इधर भी आप कहीं तक जा सकते हैं, इधर भी आप कहीं भी जा सकते हैं। पूर्णांक ये होता है कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं जी। आपको हम बता दें कि इसके संग्रह को, मतलब ये जो एक साथ जहां रहेंगे उसके संग्रह को जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक के संग्रह को हम बता दें आपको, पूर्णांक के समूह को कह दें, समूह को, पूर्णांक के समूह को जेड से सूचित किया जाता है, जेड से सूचित किया जाता है। क्या चीज से सूचित किया जाता है? जेड से। दोस्तों ये जो जेड है ना, जेड, ये जेड जो आपका है जर्मन शब्द है। जेड क्या है? जर्मन शब्द है, याद रखना, जर्मन शब्द, जहलीन से लिया गया है, जहलीन से लिया गया है। जहलीन से लिया गया है, ठीक है। जर्मन शब्द है जेड, और कहां से लिया गया है? जहलीन से लिया गया। देखिए पूर्णांक के समूह को जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। जेड जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, ठीक है। जेड जो है कहां से लिया गया है? जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है आपका, जहलीन से, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जहलीन का क्या अर्थ होगा? गिनना होगा। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं कि पूर्णांक कौन कौन होता है। अभी तो आप जान लिए कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जी हाँ, एकदम सही बोल। फिर भी इसको हम अलग अलग बताते हैं। इसको आप दो तरीके से तोड़ सकते हैं, दो भागों में इसको बांटा गया है। देखिए क्या क्या। पहला है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? निगेटिव इंटीजर, ठीक है। देखिए धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है आपको हम बता देते हैं। जो भी आपका जो प्लस में है यानी धन में है वही आपका धनात्मक, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 डट, आप इससे भी बोल सकते हैं इनफाइनाइट तक, क्योंकि धनात्मक ये भी है, ये भी जाएगा। मतलब समझिए कि जो भी आपका प्राकृत संख्या है वही आपका धनात्मक पूर्णांक, आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बता दें आपको ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। जो भी आपका जो ऋण में है, कर्जा में है, वही आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है। कर्जा में है इसलिए ऋणात्मक होगा, यह भी इनफाइनाइट तक होगा। चलिए तो आप अभी तनका देर पहले देखे हैं कि एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हम दिए थे पूर्णांक का। पहले माइनस में था, ठीक है, पहले क्या था? माइनस में, बीच में 0 था, फिर उसके बाद 1 2 3 4, इधर भी डटर, इधर भी डटर, इस तरीके से दिए थे। इसमें 0 था। आपको हम बता दें कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, लेकिन यह पूर्णांक है। 0 न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, लेकिन यह पूर्णांक है। इतना बात आप समझ गए। चलिए हम देखते हैं आगे इवन नंबर, सम संख्या। अब जैसा कि आप इसका परिभाषा तो आप लोग जानते ही हैं। सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरा कर जाता है। आप इसका परिभाषा भी सिंपल से ले सकते हैं। जो संख्या जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, सिंपल है। जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो 2 से कट जाए,
क्या लिख सकते हैं, 4, 6, 8, 10 डट 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 कुछ भी, कहीं भी जा सकते हैं आप, कितना भी ले सकते हैं, 2, 4, 6, 8 कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको 2 से कटना चाहिए, बस इतना ही हमारा काम है। अब देखिए विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा पूरा ना कटे, बात खत्म। जो संख्या 2 से पूरा पूरा न कटे। अब कौन संख्या होगा कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा? अरे भाई 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डट 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 कहीं भी आप जा सकते हैं, बस आपका 2 से नहीं कटना चाहिए। अब बताइए तो, हम यहाँ बताते हैं आपको, 2 से भाग लगेगा 4 में, 2 मरतबे तो कट गया ना, हाँ? 6 भी कट जाएगा, 2 तिया 6, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 860 भी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है, ठीक है। अब हम बताएं 2 से इसमें नहीं कटेगा, 2 से लगाइए, आपको 3 में लगाइए नहीं कटेगा, 5 में लगाइए, 7 में लगाइए नहीं कटेगा। दोस्तों इसमें हम आपको एक कॉमन चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? कॉमन चीज। सम संख्या का अंग्रेजी देखिए इवेन, कै गो है इसमें अक्षर? 4 गो है। सम में कै गो है? 2 गो है। मतलब सम में जो है उसका नाम भी उसी तरह से, अंग्रेजी भी उसी तरह से। सम में 2 गो इसमें शब्द है, इसमें भी 4 गो अक्षर है, दोनों तो सम आ रहा है। अब विषम भी देखिए कितना अजीब है, विषम लिखाता है 3 गो अंक से, और ओड भी लिखाता है 3 गो अंक से। तो जाहिर सी बात है 3 गो वाला जो शब्द है, अंक है, ये आपका विषम हो जाएगा, और जो 2 गो है या 4 गो है वो सम हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप डिफरेंट भी पता कर लिए हैं। चलिए हम लोग आगे चलिए दोस्तों, अब हम भाज्य और अभाज्य के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। दोस्तों भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या में वह संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होना है। भाज्य संख्या में एक या अपने आप को छोड़कर, यानी स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होना होता है, उसको आप भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या है? एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो। कहने का मतलब है उसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही हो सकता है, और भाज्य संख्या का 2 से अधिक यानी 3 हो सकता है। चलिए हम लोग आते हैं बोर्ड पे। इसका आप परिभाषा किस तरह से लिख सकते हैं? एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, उसको आप भाज्य संख्या कहोगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे 4, 6, 8, 10 डट डट इसी तरह से। अब आप कहोगे कि 4 वह संख्या है जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी, जी हाँ एकदम, आप चेक कर लो। 4 को आप देखो, यह 1 से विभाजित होगा 4 मरतबे, फिर यह 2 से भी होगा विभाजित 2 मरतबे, फिर यह 4 से भी होगा 1 मरतबे। तो आप बताओ, एक या अपने आप को छोड़कर, 1 से तो भी हो रहा है, ये अपने आप को छोड़कर भी किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है। एक या अपने आप को छोड़कर भी आप, ये 2 से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि एक या अपने आप को छोड़कर, एक या अपने आप, मतलब एक से तो हो ही रहा है, और अपने आप इसमें कौन हो गया? 4 हो रहा है। तो 1 से और 4 से तो हो ही रहा है, इसके अलावा भी, इसको छोड़कर भी किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित हो, वह कौन होगा? भाज्य संख्या होगा। अब इसमें दूसरा संख्या कौन हो गया? 2 हो गया। 2 से भी तो ये विभाजित हो रहा है ना, तो ये कौन संख्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 6 को आप जांचिए। कहा गया कि एक या अपने आप से, 1 से हम कर लेते हैं तो 6 मरतबे तो कर जाएगा ना, है? अपने आप कौन हो गया? 6 हो गया, तो 6 से 6 में करोगे तो 1 मरतबे हो गया। अब कहता है कि दूसरे से भी होगा अन्य, तो अन्य किससे भी आप कर सकते हैं? 2 से भी इसको कर सकते हैं 3 मरतबे, है? 3 से भी आप इसको कर सकते हैं 2 मरतबे। तो आप बताइए, तो एक या अपने आप को छोड़ दिए, फिर भी आपको 2 और संख्या से विभाजित हो रहा है, तो यह आपका भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। 8 को भी आप उसी तरह से कर सकते हो, 10 को भी कर सकते हो।
आपको हम बता दें कि 2 3 ये जो है आपका भाज्य संख्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 2 अगर 1 से लगाते हैं तो 2 मरतबे, 2 से लगाते हैं तो 1 मरतबे। आप बताइए इसमें एक या अपने आप को छोड़कर तो हो ही रहा है, एक या अपने आप से तो हो ही रहा है, लेकिन अन्य से कहाँ हो रहा है? इसमें और भी भाज्य कहाँ हो रहा है, इसलिए 2 नहीं होगा। आप डायरेक्ट 4 से इसमें जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं हो, बस। तो आप इसमें 2 कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप इसी तरह से परिभाषा लिख लीजिएगा कि वह संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित न हो, किसी दूसरे संख्या से विभाजित न हो, उसको आप क्या कहोगे? अभाज्य संख्या कहोगे। चलिए, या फिर हम लिख ही देते हैं, आपको दिक्कत ना होगा, लिख देते हैं। विभाजित न हो, न हो वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, ठीक है, 11 ले लीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, यह ऐसा संख्या है जो या तो खुद से होगा या 1 से होगा, अन्य दूसरा से नहीं होगा विभाज्य। आप देख लीजिए, 1 से भाग कीजिएगा 2 मरतबे, 2 से भाग कीजिएगा 1 मरतबे, ये अपने आप से हो गया। 3 से देखिए, 3 को भी आप 1 से भाग कीजिएगा 3 मरतबे, 3 से भाग कीजिएगा 1 मरतबे, 5 को भी 1 से भाग कीजिएगा 5 मरतबे, 5 से भाग कीजिएगा 1 मरतबे, 7 को भी उसी तरह से कर सकते हैं, 11 को भी। अब देखिए यहाँ पे 9 को आप क्या कर सकते हैं? 9 से भाग कीजिएगा तो 1 मरतबे, 1 से अगर भाग कर रहे हैं तो 9 मरतबे, ये तो 3 से भी हो जाएगा भाई भाग, है 3 मरतबे। तो ये अन्य संख्या से आ गया ना, तो ये जो अन्य संख्या आ गया है, दूसरा से भी विभाजित हो रहा है, तो ये चल जाएगा आपको भाज्य संख्या में, इसलिए 9 इसमें नहीं होगा। चलिए, इतना समझ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। के बारे में 1-2 और बात भी है, क्या है हम बताते हैं। इसमें देखिए, एक यहाँ 1 2 से चालू नहीं हुआ है, 2 से चालू हुआ है, 1 से नहीं हुआ है। 1 जो है ना आपका अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। आपको हम बता दें, इसमें 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है। क्या है? 2 सम भी है और सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी और अभाज्य भी है। आपको हम बता दें कि 2 सम भी है और अभाज्य भी है, लेकिन 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम बता दें, 2 के अलावा कौन सम संख्या है भाई? 4 है। 4 आपका अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में तो एक या अपने आप को छोड़कर भी कोई और संख्या भी उसको काट रहा है, इसलिए कोई भी सम संख्या आपका 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही बात जानना था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम अभी बात करने वाले हैं सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या। दोस्तों, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? वह दो संख्या जिसका मौस यानी HCF क्या हो? 1 हो, जिसका HCF क्या हो? 1 हो। और हम बता दें, जुड़वा अभाज्य में वह दो संख्या जिसका अंतर क्या हो? 2 हो, वह आपका जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। लेकिन वह अभाज्य संख्या ही होगा, वह संख्या जिसका अंतर 2 है वह जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए हम यहाँ पे डिफिनेशन देते हैं। इसका आप लिख सकते हैं कि वह दो संख्या जिसका मौस क्या हो? 1 हो, जिसका मौस 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, वह दो संख्या जिसका मौस 1 हो, तो कौन होगा भाई? 2 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 3 होगा। और कौन होगा? 3 होगा, 5 होगा, और क्या होगा? 5 होगा, 7 होगा।
आप कहोगे कि लिखते जा रहे हो, ठीक है, हम प्रूफ भी करते हैं। 2 और 3 का लघुत्तम ले लीजिए भाई, लघुत्तम तो होता ही होगा। इस तरह से, इस तरह करो चाहे इस तरह करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाओगे तो ये कितना, 1 मरतबे लग जाएगा, 2 1, ठीक है, 2 इधर उतरेगा 2 मरतबे। 2 और 3 का मसा कितना आया, 1 आया। 3 और 5 का भी निकाल लो आप चाहो तो, 3 और 5, 1 मरतबे 3 घटा 2, इधर आ जाएगा 1 मरतबे 2 मरतबे, कितना आया, 1 आया। आप इसमें से किसी का भी करके देख लो, आपका मसा 1 आएगा। मतलब इतना समझ लो कि जिसका मतलब 2 संख्या होगा वह, और उसका मसा अगर आप 1 ला देते हो तो आप समझ जाइए कि वह सह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों कि वह 2 संख्या, हम लिख देते हैं यहाँ पे, वह 2 संख्या, वह 2 संख्या जिसका अंतर 2 हो। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या हो जाएगा जिसका अंतर होगा, नहीं, वो अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, उसी का अंतर 2 होना चाहिए। तब कैसे हो सकता है, देखिए आप ले लीजिए 3 5, अब बताओ तो 3 5 इसका अंतर कितना है, 3 2 5, 2 है भाई। आप ले लो यहाँ पे 5 7, इसका भी कितना अंतर है, 2 है। आप यहाँ ले लो 7, सॉरी यहाँ पे ले लो आप 11 और 13, इसका भी अंतर कितना है इसका भी अंतर आपका 2 आएगा। तो यही आपका क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या है आपका, जुड़वा अभाज्य संख्या है। जिसका भी अंतर 2 आएगा उसका जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। देखिए जुड़वा अभाज्य में आपका इतना जान लीजिए कि इसमें आपको प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होगी। हम लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए हमने क्या लिखा कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या होगी, प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। अब कैसे, तो प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होगी। अब भाई देखो ये जुड़वा अभाज्य है, इस सहअभाज्य होगी, तो कैसे होगी, इसका मौसा निकाल के देखिए, इसका मौसा निकालिए, अगर आपका 1 आ जाता है तो ये एकदम सहअभाज्य होगा, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सहअभाज्य होगी। बात सही है, जुड़वा अभाज्य आप कोई भी ले लीजिए जिसका अंतर 2 होना चाहिए, उसका 110% आपको मौसा 1 ही आएगा, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। अब सहअभाज्य जो है जिसका सिर्फ, इसका शर्त क्या है कि जिसका सिर्फ मौसा 1 हो। तो आप देख लीजिए इसमें तो अंतर 2 होगा, लेकिन इसमें अंतर नहीं होगा ना 2, तैयो आपका मौसा 1 होगा। अब कैसे, कोई संख्या ले लीजिए आप, जैसे कि हम बताते हैं, अगर हम ले लें यहाँ पे 28 और 29, अब बताओ तो इसका अगर हम मौसा निकालेंगे तो हमारा तो 1 आ जाएगा, 1 तो आ जाएगा मौसा, लेकिन आप बताइए क्या इसका अंतर 2 है, नहीं ना है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है प्रत्येक सहअभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। चलिए तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।